यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई। सत्र की शुरुआत बेहद हंगामेदार रही। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष के सभी विधायकों ने बेल में आकर विधानसभा अध्यक्ष से इस बात की मांग की कि सदन की बाकी कार्रवाई को रोकते हुए सदन में सबसे पहले संभल और बहराइच की हिंसा के ऊपर चर्चा हो। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर और सदन के अंदर नारेबाजी की। विपक्ष के विधायक बहराइच और संभल में हुई हिंसा पर नियम विरुद्ध चर्चा की मांग कर रहे थे। विपक्ष के विधायकों ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भी घेरने की कोशिश की। 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। अनुपूरक बजट 12 से 15 हजार करोड़ के बीच में होने की संभावना है। वहीं 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसी दिन ये पारित भी किया जा सकता है। 18 दिसंबर को ही यूपी कांग्रेस विधानसभा का घेराव भी करेगी। 19 और 20 दिसंबर को सदन में अन्य विधायी कार्य होंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में सभी पक्षों में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। यूपी सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है। सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा और साथ ही जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करना जरूरी है। सदन में विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश में हुए दंगों का एक विस्तृत ब्यौरा सदन के अंदर रखा। उसके साथ ही संभल में खोजबीन के दौरान मिले मंदिर और कुएं में मिली मूर्तियों को लेकर भी विपक्ष की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि पिछले इतने वर्षों से अब तक संभल में इस तरीके के मंदिरों में ताला क्यों बंद रहा और पिछली सरकारों ने उसको खुलवाने के लिए क्या किया। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई राज्य सरकार करने जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी ने इस बात का ऐलान करते हुए बताया कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की है पिछले कई परीक्षाओं में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उधर बीपीएससी के 70वीं पीटी परीक्षा में की गई गड़बड़ी को लेकर भी जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना के बाबू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से उपद्रवी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई थी और अब पटना जिला प्रशासन द्वारा उपद्रवियों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। उधर वही आर्थिक अपराध इकाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ने बताया कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा के दौरान हुए हंगामे मामले में 3 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट से वारंट लिया जा रहा है और जल्द ही इन संस्थानों के आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। अगले 2 हफ्ते में करीब 400 अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट दायर होगा। नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और जल्द ही 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल एग्जाम्स की अनियमितता की जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों की मांग है कि नियुक्ति से पूर्व इसकी निष्पक्ष जांच हो। जेएसएससी द्वारा 2025 पदों के लिए 21 और 22 सितंबर को संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 3,04,000 अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था, जिसका परीक्षाफल भी प्रकाशित हो चुका है। सीजीएल परीक्षा के दौरान पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों को लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत है। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं रुका, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सीआईडी से जांच करने का आदेश भी दिया है। जेएसएससी जहां इस एग्जाम्स को क्लीन चिट दे रहा है, वहीं छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इसकी सीआईडी जांच की अनुशंसा कर दी है। अब छात्रों का कहना है कि अगर एग्जाम्स क्लीन होते तो सरकार सीआईडी की जांच ही क्यों कराती। कैमरा पर्सन रामदीन के साथ मुकेश कुमार, रांची। मध्य प्रदेश में गोवंश की हत्या और उनके अवशेषों की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीती रात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से 2 वाहनों के द्वारा गोवंश की तस्करी की सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती है। प्राप्त सूचना के आधार पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दोनों वाहनों को जाकर मौके पर पकड़ते हैं और भारी मात्रा में उनसे गोवंश बरामद होता है। मध्य प्रदेश में गोवंश की हत्या और उनके अवशेषों की लगातार तस्करी की जा रही है। बीती रात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से 2 वाहनों से गोवंश की तस्करी करने की सूचना हिंदू संगठनों को प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। कड़कड़ाती ठंड में देर रात संघर्ष करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक इनोवा और टाटा इंडिका में भारी मात्रा में गोवंश को बरामद किया।
सबसे बड़ी बात कि इन 2 वाहनों में भारी मात्रा में अवैध हथियार भी रखे हुए थे। ये एक अलग तरह का मॉड्यूल है जिसमें इस बार गोवंश की तस्करी करते हुए कारों को पकड़ा गया है। इन 2 कारों में न सिर्फ गोवंश बरामद हुआ है बल्कि भारी मात्रा में अवैध हथियार भी जहादियों के पास पाए गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजधानी भोपाल से सटा हुआ यह इलाका है और मध्य प्रदेश का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद लगातार इस तरह की कार्रवाई करने में कसर नहीं छोड़ रहे। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। 16 दिसंबर का दिन पूरे देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने बलिदानियों की स्मृति पर पुष्पांजलि अर्पित करके सभी प्रदेशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए 1971 के युद्ध में भारत के लगभग 2900 जवान शहीद हुए, वहीं बांग्लादेश अब सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर हमारे खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हिंसा ने मानवता और मूल्य को गहरा आघात किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसके चलते हम कार्य कर रहे हैं। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। आईजीएमसी में सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं, कर्मचारियों को छल का दर्द। 23 दिसंबर के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अब आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है। आज आईजीएमसी कर्मचारियों ने गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कोरोना टाइम में यही कर्मचारी कोरोना वॉरियर थे और इन पर फूल बरसाए जाते थे, लेकिन अब समय निकल गया है तो सरकार इन्हें वेतन भी नहीं दे रही है। सफाई कर्मचारियों को कहना है कि यदि सरकार उन्हें वेतन नहीं देती है तो 23 दिसंबर के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन होगा, जिसमें सचिवालय घेराव, डीसी ऑफिस मार्च व रिज मैदान पर प्रदर्शन होगा। सफाई कर्मचारियों को कहना है कि उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 2 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं, आईजीएमसी में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को दरकिनार कर रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सफाई कर्मचारी को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अब आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है। आज आईजीएमसी कर्मचारियों ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि अगर उनका वेतन नहीं दिया जाता है तो वो 23 दिसंबर के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। गौरतलब है कि कोरोना टाइम में इन्हीं कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए शिमला से विनोद पाठक की रिपोर्ट। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं। उनके समर्थन में अंबाला के किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च के जरिए वो अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। उनकी केंद्र सरकार से एमएसपी की मांग है, वो पूरा होते ही वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। किसान आंदोलन शंभू व खनौरी बॉर्डर पर 10 महीनों से जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं। इसी के समर्थन में किसानों ने अंबाला में ट्रैक्टर मार्च निकाला और उनकी मांगे पूरा करने की अपील सरकार से। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंक अपना रोष भी व्यक्त किया। किसानों ने कहा यह ट्रैक्टर मार्च उनकी तरफ से एकता का परिचय है। यह आंदोलन पंजाब का नहीं, हरियाणा के भी किसानों का आंदोलन है। सरकार ने वार्ता की कोई कोशिश नहीं की है। वे बुधवार को पंजाब में ट्रेनें भी रोकने जा रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनकी मांग एमएसपी की है, जिसे सरकार को मान लेना चाहिए। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है कि इसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। वे अपनी मांग को पूरा करवाए बगैर वापस नहीं जाने वाले। इधर किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो ने हरियाणा के कई शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर जाएंगे। ट्रैक्टर मार्च से एक बात तो साबित होती है कि हरियाणा की वो विपक्षी पार्टियां जो पंजाब के किसानों का आंदोलन
बताकर इससे अभी तक दूरी बना रखी थी, वो भी आंदोलन का अब समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार को बड़ी चुनौती मिल सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, अंबाला। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए ऐसे हैशटैग के साथ संसद पहुंचे जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिस पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग ढोता है और चुनाव में उनकी हार का कारण भी यही तुष्टीकरण का बैग है। हाल ही में नई दिल्ली में फिलिस्तीन दूतावास के प्रभारी अबेद अलरागीज अबू जो हैं वो प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें हालिया वायनाड की चुनावी जीत पर बधाई दी। जून में प्रियंका गांधी से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि जो गाजा में कार्रवाई की जा रही है वो नरसंहारकारी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पीएमएल ने राहुल गांधी से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों को वापस करने का अनुरोध किया है, जिस पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा क्या था उन पत्रों में जो राहुल गांधी है, जो गांधी परिवार है, वो नहीं चाहता कि देश को पता चले। मीनाक्षी श्रीयांशु, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। नागपुर शहर के मेहंदीबाग इलाके में आज एक जिहादी ने अपना घर रेंट पर देने की बात सामने आई थी। उसके बाद उस रेंट में दिए हुए जगह में कुल 60 सिलेंडर मिले हैं। ऐसे में हिंदू कॉलोनी के अंदर किसी जगह पर अगर 60 सिलेंडर होते हैं तो ये कौन सा जिहाद है? नागपुर के मेहंदीबाग बस्ती में अब्बास नाम के एक जिहादी ने अपना जिहाद पूरा करने के लिए एक टिफिन पकाने वाले कंपनी को अपना मकान किराए से दिया। बिना किसी अनुमति के 400 हिंदू बस्ती में चल रहा है 60 सिलेंडर के साथ टिफिन पकाने का काम। ये कंपनी पिछले 2 महीने से ही रेलवे यात्रियों के लिए खाना पकाने का काम कर रही है, जिसमें छोटे छोटे यूज एंड थ्रो के पैकेट बनाए जाते हैं। एरिया के लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई, लेकिन घर मालक अब्बास ने न किसी की सुनी, न किसी से बात की और बिना किसी सलाह मसलत के ये जगह रेंट पर दे दी। अब ये 60 सिलेंडर वहाँ के हिंदू बस्ती के लिए जान को खतरा बन चुका है। ग्राउंड पर जाकर सुदर्शन की टीम ने एक एक सिलेंडर गिनकर दिखाया। बस्ती के लोगों ने भी उस समय आकर पूर्ण सहयोग दिया है, लेकिन अब ये न्यूज़ प्रसारित होने के बाद देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और शासन इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्नेहल जोशी, नागपुर। जय हिंद। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है नागपुर में शुरू हो चुका है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ विधि भी जो है कल हो चुकी है। इसके चलते ही आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजय गुट से वरिष्ठ नेता छगन भुजबल जो है उनकी नाराजगी की खबर जो है सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार में यानी कि कैबिनेट एक्सपांशन में कई बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रविंद्र चौहान, आशीष शेलार, नितेश राणे, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, बाबा साहेब पाटिल, मकरंद पाटिल, अदिति तटकरे, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। प्रताप सरनाईक, शंभुराज देसाई, दादा भूसे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल है। और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो छगन भुजबल को जो है मंत्रिमंडल विस्तार से दूर रखा गया और उन्हें जो है जगह नहीं मिली और जिसके चलते वे नाराज चल रहे हैं। हसन मुश्रीफ, नरहरि झिरवल, मकरंद पाटिल, बाबा साहेब पाटिल, अदिति तटकरे ऐसे बड़े नाम हैं राष्ट्रवादी पार्टी से, अजित पवार गुट से, जिन्हें जो है मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके साथ ही दूसरी ओर आपको बता दें कि छगन भुजबल जो है नाराज चल रहे हैं और वे नागपुर में अधिवेशन में नहीं हैं, जबकि वे नासिक हैं। सुदर्शन न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।